गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मंजू सिंह आज आपको हिंदी व्याकरण क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास में अव्यय चैप्टर दिया गया है। हम आज तीनों क्लास के लिए ये बता रहे हैं, जबकि आपके स्टडी मटेरियल में हमने पूरा करके दिया है 6 में, 7 में और 8 में। 8 में जा करके ये थोड़ा सा विस्तार में हो गया है कि संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है, लेकिन ये 6, 7 और 8 तीनों क्लास के लिए उपलब्ध। हमारा सबसे पहला चैप्टर है लेसन 13 अव्यय। अव्यय या अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, अपना रूप नहीं चेंज करते हैं, नहीं परिवर्तित करते हैं, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे वो कल, मैं कल गई थी, तो वो कल परिवर्तित नहीं होगा, कल गई थी तो कल गई थी। पीछे, मेरे पीछे मंदिर है, तो मेरे पीछे मंदिर है तो है, वो बदल नहीं। कभी कभी अब अव्यय या अभिकारी शब्द के भेद, अव्यय या अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? सर्वप्रथम अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5 भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक और निपात। जबकि हम पिछले क्लासों में सिर्फ 4 ही पढ़े हैं। आगे हम 6 क्लास में एक निपात मतलब आगे आ गया है, इसमें 5 भेद दिए गए हैं। पिछले क्लासों में 4 थे, इसमें 5 हैं। अब इन 5 में हम एक एक का देखते हैं। अब क्रिया विशेषण, शब्द हमारा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा हम आप पिछले 2 सालों से 3 सालों से पढ़ रहे हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आपको राइट करना है कॉपी में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये हमारे क्रिया विशेषण के 4 भेद। सर्वप्रथम कालवाचक। कालवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो कि क्रिया विशेषण के भेद। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये हमारे क्रिया विशेषण के भेद हो गए हैं। दूसरा आता है इसमें संबंध बोधक। ये अव्यय के भेद हैं। संबंध बोधक: जो शब्द वाक्य के पदों एवं शब्दों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। मतलब हमारे 2 वाक्यों को जो जोड़ते हैं, जो संबंध बनाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मंदिर के समीप मेरा घर है। मेरा घर कहाँ है? मंदिर के समीप, के पीछे, के ऊपर। ये हमारे संबंध को, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक। जो अभिकारी शब्द 2 शब्द या वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। योजक और समुच्चय बोधक कहते हैं। राम अच्छा खेला पर हार गया। राम अच्छा खेला पर हार गया। श्रुति तथा कनिष्का दोनों अच्छी दोस्त हैं। श्रुति और कनिष्का दोनों अच्छी दोस्त हैं। फिर आता है विस्मयार्थ बोधक। जो शब्द
आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अरे ये क्या हो गया, ओह नीना गिर गई। इस तरह के जो शब्द है, आश्चर्य, छी कितनी गंदगी है, ये हमारे विस्मयादि बोधक शब्द है। नेक्स्ट आता है निपात। निपात ये हमें किसी वाक्य पे बल देने के लिए होता है। ये निपात है, ये हमें किसी भी वाक्य को बोलने के लिए उसमें बल देता है, उसमें बल देता है। बल देने की इस क्रिया को निपात कहते हैं। जैसे तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। मैं भी दिल्ली जाने वाला हूँ, मैं भी, मतलब हम इस पर जोर दे रहे हैं, इस पर हम बल दे रहे हैं कि मैं भी दिल्ली जाने वाला हूँ। तुम्हें मात्र 5 रुपए मिलेंगे, मात्र 5 रुपए मिलेंगे, मतलब आपको उस 5 रुपये पर 5 रुपये पर आपको बल दिया जा रहा है कि आपको मात्र 5 रुपए ही मिलेंगे। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण के 4 भेद: कालवाचक, स्थानवाचक, विधिवाचक और परिमाणवाचक। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय का पता चलता है, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सीता अभी गई है, सीता अभी गई है, कब गई है, अभी गई है, ये हमारा कालवाचक है। जिससे हमें समय के होने का पता चलता है, वो कालवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हम इसे पिछले क्लास में भी, 4th में, 5th में भी हम पढ़ चुके हैं। कालवाचक पहचानने के लिए हम वाक्य में कब लगाते हैं, कब प्रश्न लगा करके क्रिया के पहले और हम इसको निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कालवाचक। जैसे रीता अभी गई है, तो रीता कब गई है, अभी गई है, तो जब उसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वो कालवाचक। अब नेक्स्ट आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के स्थान का पता चलता है, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के घटित होने का स्थान का पता चलता है कि किस स्थान पर ये घटना घटी है या किस स्थान पर ये हुआ है, तो वो स्थानवाचक क्रिया कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया को पहचानने के लिए हम शब्द में कहाँ लगा करके, उस वाक्य में कहाँ लगा करके उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे माता जी भीतर बैठी हैं, राम अंदर पढ़ रहा है, तो राम कहाँ पढ़ रहा है, अंदर पढ़ रहा है। कहाँ लगाएंगे, कहाँ, हम इसमें कब लगाएंगे, कालवाचक में हम कब लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमें कालवाचक का पता चल जाएगा, समय का पता चलेगा। स्थानवाचक में जो स्थान का पता चलेगा तो हम उसमें कहाँ लगा देंगे तो हमें स्थान का पता चल जाएगा, तो हमें ये लगेगा कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चारों ओर उजाला फैला हुआ है, चारों ओर उजाला फैला हुआ, उजाला कहाँ फैला हुआ है, चारों ओर फैला हुआ है। तो हम उसमें कहाँ लगाने पर हमें उस स्थान का पता चल जाता है कि वो कहाँ। तो कालवाचक में हमने कब
चल गया। यहाँ अनेक फूल हैं। यहाँ स्थानवाचक का उदाहरण है, जैसे मान लीजिए यहाँ अनेक फूल हैं। यहाँ अनेक फूल हैं। कहाँ अनेक फूल हैं, ये हमने इसको हटा दिया, हमने कहाँ लगा दिया। कहाँ लगाने के बाद हमें ये पता चल गया कि स्थान का पता है कि यहाँ पर अनेक फूल है, तो ये स्थानवाचक है। नेक्स्ट हमारा है रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीत का अर्थ होता है ढंग। रीत का ढंग। रीतिवाचक विशेषण हम क्लास 4 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, अब हम 6 में भी पढ़ रहे हैं। यह शब्द क्रिया के रीतिवाचक क्रिया के रीति को या ढंग को घटने का बताता है कि कैसे घटा है, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बोध कराता है कि ये घटना कैसे। सोहन जल्दी जल्दी स्टेशन गया। मैं जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंची। मतलब उसमें हमको क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने या घटने का तरीका बताता है हमें कि कैसे जाते हैं। इसमें हम कैसे लगाएंगे, इसमें रीतिवाचक में हम कैसे लगा करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये रीतिवाचक है। इसमें हमें उसका तरीका कैसे, ढंग, उसका किस ढंग से क्रिया का मतलब कार्य हो रहा है, वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा या वह जरूर आएगा। वह कैसे आएगा, जरूर आएगा। खाना धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। खाना धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। तो खाना कैसे खाना चाहिए, धीरे धीरे चबा करके खाना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं। मतलब हमें उससे हम कैसे वाक्य में कैसे लगा करके प्रश्न करेंगे, तो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता चल जाएगा। लास्ट हमारा आता है परिमाणवाचक। लास्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब मात्रा, किसी चीज की क्वांटिटी, मतलब कौन कितना है। जैसे राम ने सोहन को देखकर खूब हंसा। राम ने सोहन को देखकर खूब हंसा। अब उसकी कोई मात्रा नहीं है कि वो कितना हंसा, वो हंसा और खूब हंसा। उतना खाओ जितना पचा लो। खाने के लिए आप उतना, कोई आपको मात्रा नहीं कि कितना खाना, जो हमें उतना ही खाइए जितना आप पचा लीजिए। इतना मत खा लीजिए कि जो आपको अपच हो जाए। कम खाइए, ज्यादा खाइए। इस तरह परिमाणवाचक के कई उदाहरण हैं, उतना, ठीक, थोड़ा, बारी बारी से, ज्यादा, बढ़कर, तनिक, सर्वथा। इस तरह के बहुत सारे हमारे परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। ये आपके नेक्स्ट निपात को हमने बता दिया था। ये क्रिया विशेषण के भेद हमने क्रिया से चालू में बता दिया। कालवाचक में समय, स्थानवाचक में स्थान, रीतिवाचक में उसके तरीका और ढंग, किस रीति से क्रिया के काम हो रहे हैं। परिमाणवाचक में उसकी मात्रा को, मतलब क्या मात्रा है परिमाणवाचक है, उसमें जो क्रिया की मात्रा, जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जो शब्द क्रिया के परिमाण मतलब मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट 7th क्लास में भी अव्यय यही है, नेक्स्ट चैप्टर यही है, क्रिया विशेषण के भेद आपके यही है। और
अव्यय के भेद भी यही है, क्रिया विशेषण के भी भेद है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक कर दिया गया है। और हमने स्टडी मटेरियल में 6, 7 और 8 तीनों को ये चीज अच्छे से समझा करके हमने लिख करके दिया है। तो 7th क्लास में भी विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद किसे कहते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, सबके उदाहरण सहित उनके परिभाषा दिए गए हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और निपात, विस्मयान बोधक, ये सारी चीजें का हमने यहाँ पर आपको केवल लेसन का शॉर्ट में समझा दिया है, संक्षिप्त में, कि आप थोड़ा सा हिंट मिल जाए आपको और आप जो भी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्न, आप उसको अच्छे से कर लीजिए। 8th क्लास में भी हमारा अव्यय ही चैप्टर है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा ये लेसन भी लंबा होता जाता है, हमारा ये चैप्टर बढ़ता जाता है। हमने बहुत पीछे 4th क्लास में हमने सिर्फ विशेषण की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने उसके भेद पढ़ा, फिर अव्यय के भेद पढ़े, अव्यय में क्रिया विशेषण के भेद, फिर क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट 8th क्लास में इन तीनों के अलग अलग चैप्टर देखे हैं, जैसे कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, संबंध बोधक है, अव्यय के उसमें अव्यय के अलग अलग चैप्टर दे दिए गए हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये समुच्चय बोधक है। तो हमें बहुत आसानी से हम इनको, विस्मयान बोधक कैसे हैं उसका पूरा एक ही लेसन है, एक ही पार्ट है, तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके दिया गया है। लेकिन हमें ये विश्वास है कि आप लोगों को हमने जो अव्यय समझाया है, तो क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास इसे अच्छी तरह से समझ करके अपने पुस्तक से पढ़ करके और इसे अच्छी तरह से तैयार करके अपनी कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट हमने क्लास 6 में, इसके पहले भी लेसन है काल, 6 में, 7 में, 8 में, सब में है। काल को भी हमने समझा दिया है, मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रही हूँ कि समय के कन्या होने का जो पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो हम तत्काल कर रहे हैं इस समय, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये वर्तमान है कि इस समय मैं पढ़ा रही हूँ। मैं कल पढ़ा चुकी थी, कल हमने जो पढ़ाया वो तो बीत गया, तो जो काम हो रहा है इस समय तुरंत जो हो रहा है वो वर्तमान काल है। जो काम हम कर चुके हैं, जो बीत गया है, वो हमारा भूतकाल है। और जो हम भविष्य में करेंगे, कोई अधिकारी बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, हम कल क्या करेंगे, जो काम हम भविष्य में करेंगे वो भविष्य का। इसलिए काल आपका क्रिया, काल और अव्यय 3 लेसन आपको दिया गया है। तो काल भी आपने पढ़ा है, अव्यय भी आपको समझा दिया गया, और क्रिया में भी क्रिया के 2 भेद, अकर्मक, सकर्मक, फिर अकर्मक के 2 भेद, फिर रचना के आधार पर 2 भेद। ये छोटे क्लासों से जब हम बड़े क्लास में आते हैं तो धीरे धीरे लेंगे। अब हमने 6th क्लास में दिया है गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखने के लिए। तो हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी, आप उस पर अच्छे से निबंध लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन मैं ये समझी हूँ कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्या वजह। उसको हम 25 जनवरी भी कर सकते थे, उसे मैं 24 जनवरी भी कर सकते थे। 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद हम किसी भी, मान लीजिए हमारा संविधान नहीं बना, संविधान नहीं बना था, तो हमने संविधान में हमें 2.5 साल 3 साल लगे, उसको हमने जनवरी में कर दिया। तो हमने 26 जनवरी के डेट तारीख को क्यों चुना, इसका भी एक रीजन है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारे पहले वाले नेता लोग लड़ाई कर रहे थे, उस समय 1929 को रावी नदी के तट पर
कि कांग्रेस मतलब लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, नारे लगाए थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। तो 1929 में ये उन्होंने नारे लगाए थे। उसके बाद से इन्होंने नेक्स्ट अगले साल मतलब जो आने वाला साल 1930 में इन्होंने 26 जनवरी और 1930 26 जनवरी को ही ये लोग हर साल 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज मांगने का नारा लगाते थे कि हमें पूर्ण स्वराज 29 से लेकर के 50 तक जब हमें आज़ादी मिल गई 47 में, तो जब हमारा संविधान आज़ादी मिलने के बाद तो हमें कानून भी चाहिए, हमें नियम भी चाहिए स्वतंत्रता मिलने का। तो 1929 के बाद 1930 से हर साल प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही ये नारा लगाया जाता था कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। तो जब हमारा संविधान तैयार हो गया तो इसीलिए हमें 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को संपूर्ण संपन्न गणराज्य घोषित किया गया है। बाकी तो आपको पता ही है कि 26 जनवरी को क्या होता है, परेड होते हैं, हर प्रदेशों से झांकियाँ आती है, राष्ट्रपति आते हैं, तीनों सेनाओं की सलामी देते हैं। इस तरह आप उसको ऐसे बहुत ही ध्यानपूर्वक और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। और लास्ट में हमें ये भी याद रहता है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है, देश को क्या नेक्स्ट हमें दिया है कि कंप्यूटर पर एक अनुच्छेद लिखिए, क्लास 6। अनुच्छेद का मतलब शॉर्ट में, किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखना। इसलिए कंप्यूटर पर आपको कंप्यूटर का कितना महत्व है, आज के ज़माने में कंप्यूटर कितना जरूरी है। हर जगहों पर, विद्यालय पर, दुकानों पर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर ना हो। इसलिए आप लोग कंप्यूटर पर एक अनुच्छेद लिखिए और गणतंत्र दिवस पर एक सुंदर सा निबंध लिखिए। और 6, 7, 8 तीनों क्लास अव्यय चैप्टर दिया गया है, ये तीनों क्लासों के लिए है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े 7 और 8 में थोड़ा सा लिंक हो गया है, उसमें संबंध होता है, समुच्चय इनके अलग अलग दिए गए हैं, जो कि हमें आपके क्लास 8 के स्टडी मटेरियल में हमने जो है ख और ग तक शायद दिया है। आपको ध्यानपूर्वक और कॉपी में अपने अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिख करके काफ़ी समय से आपको स्कूल में जमा कर दीजिए, जिससे कि समय से चेक करके कभी आपको पूरा वापस जाए।